हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट विद सरिता। आज सीईटी कॉमर्स की PYQ सीरीज़ का 4th डे है और हम हर वीडियो में तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चंस को डिटेल से विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो सीईटी एग्ज़ाम की कमिंग वीडियोज़ हैं उनका अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, PYQs इसलिए भी करना ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम पैटर्न को समझा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से, और 58 क्वेश्चन तक हम लास्ट 3 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो 59 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सारे स्टूडेंट्स साथ में रीड करेंगे ताकि वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट इज। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस भी नहीं होता और प्रॉफिट भी नहीं होता। इट मीन्स टोटल जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाती है टोटल सेल्स के। जब टोटल सेल्स के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि कंपनी केवल उतना ही सेल्स कर पाती है जितना कि प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट है। जितनी कॉस्ट उतनी ही सेल्स, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पे कंपनी को लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं, तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। जब यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स का मतलब कि कितनी यूनिट्स हमें सेल करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो कंट्रीब्यूशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट, व्हाट विल मार्जिन ऑफ सेफ्टी बी अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 व्हेन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स आर 8,000 एंड 20,000। क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है और सेल्स दे रखी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये सारे फॉर्मूलेज याद कर लेना क्योंकि इनसे हर टाइम क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 5,000 का और पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दे रखा है 8,000 का, सेल्स कितनी दे रखी है 20 की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 40% आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रेशियो में, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%। तो इसका आंसर आएगा 12,500 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर इसका है ए। समझ में आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और उसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। डैश इज द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विद ईच कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटीज एंड मेकिंग इट एज द बेसिस फॉर अ पर्सन जो असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स जॉब्स। और जो भी है ये इनके बेसिस पे कैसे कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ABC जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उससे रिलेटेड है। ABC कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये। फिर जो इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स के बेसिस पे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ABC एनालिसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। EOQ 120 यूनिट्स का दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज़ की है कैरिंग कॉस्ट, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 रुपीज़। तो सब लिख लेते हैं EOQ
120 यूनिट्स का, और कैरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज़, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 पर ऑर्डर। क्वेश्चन में पूछा है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज, पूरे साल में एनुअल रिक्वायरमेंट कितना रहेगा रॉ मटेरियल का। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि EOQ क्या होता है। EOQ मीन्स होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी जिस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है ये दोनों मिनिमम हो जाती है। EOQ पे क्या होता है, EOQ वो यूनिट्स हैं जिस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होती हैं, जिससे क्या होगा, जो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताता है EOQ। अब EOQ का फॉर्मूला क्या है, EOQ निकालने का फॉर्मूला है EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइड बाय C, और ये इसको कर देंगे अंडर रूट। ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों दी हुई है, एनुअल कंजम्पशन निकालना है और ये ऑलरेडी दिया हुआ है EOQ। तो EOQ हो गया 120 यूनिट्स का इक्वल्स टू अंडर रूट 2 A से एनुअल कंजम्पशन होता है तो A कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 40 और कैरिंग कॉस्ट है 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरी साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 स्क्वायर इक्वल्स टू 2A 40 डिवाइड बाय 20। इसका मतलब है मल्टीप्लाई इनका। ठीक है, तो ये यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4A, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 14,400 ये हो जाएगा। ठीक है, और अब A कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, ये यहाँ जाएगा 4 इस साइड और डिवाइड हो जाएगा। तो जो एनुअल कंजप्शन है वो आएगा यूनिट्स 3600 यूनिट्स का, ऑप्शन बी 3600 यूनिट्स। तो समझ गए EOQ क्या होता है। EOQ होता है ऐसी यूनिट्स कि हमें कितनी यूनिट्स एक बार में मंगवानी चाहिए ये बताता है, जिस पे क्या होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों मिनिमम होती है, जिससे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो EOQ निकालने का फॉर्मूला आप याद रखना 2AO डिवाइड बाय C और अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। डैश इंडिकेट्स द लेवल ऑफ ऑपरेशंस बिलो विच इट इज नॉट जस्टिफाइबल टू परस्यू प्रोडक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा लेवल है जिससे नीचे प्रोडक्शन करने से फर्म का जो लॉस है वो बढ़ेगा। कौन सा लेवल, किसको बोलते हैं कि इससे नीचे अगर हमने प्रोडक्शन किया तो फर्म का लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट, शट डाउन पॉइंट या डिफरेंस पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है शट डाउन पॉइंट। तो जो शट डाउन पॉइंट है वो उस पर क्या होता है कि जो टोटल रिवेन्यू है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। जो टोटल रिवेन्यू है फर्म की वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब टोटल रिवेन्यू जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो कंपनी जब वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाती तो ऐसे पॉइंट पे फर्म को अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, कि कंपनी जब अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रही है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट को, प्रॉफिट को वो कैसे निकालेगी। तो अब कंपनी को बंद करने में फ़ायदा है, तो इसको बोलेंगे शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ ऑपरेशन बिलो विच इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल टू परस्यू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को परस्यू नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्राइस विच 1 यूनिट ऑफ अ फर्म चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड टू अनदर सब यूनिट ऑफ सेम फर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कंपनी की एक यूनिट दूसरी यूनिट को, सेम फर्म की एक यूनिट जब दूसरी
यूनिट को गुड्स सप्लाई करती है तो वो कौन सी प्राइस पे सप्लाई करेगी। जैसे फर्म के पास 2 यूनिट्स हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग की और दूसरी है सेल्स की या मार्केटिंग बोलते हैं दूसरी यूनिट को, मार्केटिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, दूसरी मार्केटिंग यूनिट हो गई। तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके मार्केटिंग यूनिट को सप्लाई करती है तो ये जिस प्राइस पे सप्लाई करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्राइस को, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब जिसमें एक सेम फर्म की जब 2 यूनिट्स होती हैं और एक यूनिट अपना प्रोडक्ट बना के दूसरी यूनिट के पास भेजती है तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे भेजती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश इज अ बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल कॉस्ट इज डिजाइन टू चेंज इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मीन्स जब लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो चेंज होने से, जब लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से जब खुद बजट ही चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, जैसे पहले हम 1000 यूनिट्स बना रहे थे, अब 1000 यूनिट्स की जगह हम 2000 यूनिट्स बनाने लग गए। तो पहले बजट 1000 यूनिट्स के हिसाब से बनता था, अब 2000 के हिसाब से बन रहा है। तो बजट चेंज हो गया ना, 1000 के फिर 2000 के। तो इसे बजट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है कि पहले लेवल क्या था एक्टिविटीज़ का, अब लेवल क्या है। तो जब लेवल के हिसाब से प्रोडक्शन चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो इसलिए जब अलग अलग यूनिट्स के प्रोडक्शन से बजट बनाते हैं और जो चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और जो वेरिएबल कॉस्ट जब चेंज होती है, जैसे पहले जब 1000 यूनिट्स बना रहे थे तब वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये है पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट 3000 आ रही थी। अब जब 2000 यूनिट्स बनाएंगे और 1 रुपये, जैसे 1 यूनिट की कॉस्ट 3 रुपये है तो 6000 बजट हो जाएगा। तो 3000 से चेंज होकर 6000 हो गया ना। तो जब वेरिएबल सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो भी चेंज होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट, ट्रेंड एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर। जो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है कि जब पिछले सालों के जब डेटा को देखकर उसके पैटर्न को समझना। ट्रेंड क्या ट्रेंड था, लास्ट ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा है, उस ट्रेंड को देख के समझ के हम क्या करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं और बजट बनाते हैं। तो इसका आंसर है डी। मीन्स पास्ट डेटा के बेस पे जब फ्यूचर का प्रोडक्शन हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन करना है, तो उसके बेस पे जो हम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस को बोलते हैं फोरकास्टिंग और बजट। जैसे लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स को हम कि जैसे लास्ट 5 ईयर्स में हमने 10% सेल्स बढ़ी है, हर साल 10% बढ़ रही है। तो फ्यूचर में इसके बेसिस पे हम बजट तैयार करेंगे कि इस साल भी हमारी 10% सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हम जब ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग और बजटिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जब किसी कंपनी के जो डिपार्टमेंट और डिवीज़न है उसकी परफॉर्मेंस या उसका जो परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट के लिए क्या होता है, किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सेंटर की, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। और ये रिलेटेड है प्रॉफिट सेंटर से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cost of resources consumed by activities are grouped into। मीन्स एक्टिविटीज़ जो कंज्यूम की गई है रिसोर्सेज की कॉस्ट के बेसिस पे, तो इनको ग्रुप कैसे किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपका एबीसी कॉस्टिंग से रिलेटेड। और एबीसी कॉस्टिंग में सीधे प्रोडक्ट पे कॉस्ट नहीं की चार्ज नहीं होती डायरेक्टली। पहले क्या होता है कि रिसोर्सेज के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अलोकेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, और फिर जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे क्या करेंगे, कॉस्ट पूल बनाएंगे। एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं हम, कॉस्ट पूल बनाते हैं, तो उससे कॉस्ट हम चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिसोर्सेज आते हैं और फिर रिसोर्सेज हैं हम एक्टिविटीज़ पे
चार्ज करते हैं। उसके बाद कोस्ट पूल बनाएंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, और कोस्ट पूल के बाद कॉस्ट ड्राइवर्स डिसाइड करेंगे कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, और उसके बाद में प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। तो ये पैटर्न होता है। तो एक्टिविटीज़ के बाद में आता है कॉस्ट पूल। नेक्स्ट, अ कंपनी अदर देन एन इंडियन कंपनी, एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन कंपनी नहीं है, वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 12 और 13 इफ द ड्यूरिंग दैट ईयर इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन कंपनी नहीं है, मीन्स वो फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब मानी जाती है, कब मानी जाएगी रेजिडेंट। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, जब एक फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में तभी रेजिडेंट मानी जाएगी जब उसका जो कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली सिचुएटेड विद इन इंडिया, इंडिया में फुली सिचुएटेड होना चाहिए, फुली हैंड होना चाहिए। अगर पार्सली, अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल उसका इंडिया से बाहर है तो वो रेजिडेंट नहीं मानी जाती। तो वोहली इन इंडिया, उसका कंट्रोल पूरी तरह इंडिया में होना चाहिए, और उसका जैसे डिसीजन मेकिंग पावर्स वगैरह है वो पूरा इंडिया में होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि एक फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट तभी मानी जाएगी जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में पूरी तरह से इंडिया में हो, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए incurred short-term capital loss of rupees 10,000 on sales of shares through the National Stock Exchange and such loss can be set off against। तो ये क्वेश्चन अपना जो कैपिटल गेन से रिलेटेड है, कैपिटल गेन की जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जब कैपिटल गेन हेड में जब कोई लॉस होता है तो उस लॉस को हम कैसे सेट ऑफ करते हैं। तो ये जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो उसको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एन एसएससी हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टीज for self-occupation, the benefit of nil annual value will be available in respect of। क्वेश्चन में पूछा है अगर किसी एसएससी के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं और वो दोनों हाउस प्रॉपर्टी में खुद के लिए यूज़ कर रहा है, दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है उसने। अब क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग किस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है उसको निल करवा सकता है एनुअल वैल्यू को। तो इनकम टैक्स कहता है कि ये एसएससी के पास ऑप्शन एसएससी को ही दिया हुआ है कि वो जिस भी प्रॉपर्टी को चाहे निल वैल्यू करवा सकता है, और दूसरी प्रॉपर्टी का डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। जैसे उसके पास 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 प्रॉपर्टी में से किसी भी एसएससी के पास ऑप्शन चॉइस होती है, किसी भी एक प्रॉपर्टी को वो मान लेगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और इसकी एनुअल वैल्यू जो होगी उसको निल करवा सकता है, वो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसने रेंट पे नहीं भी दे रखी हो तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो डीम टू बी लेट आउट मानी जाएगी, और इस पर इसको जो टैक्स है वो पे करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर है एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी। किसी भी एक प्रॉपर्टी को डीम टू बी, एक तो नील मान सकते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मान सकते हैं। तो ये ऑप्शन एसएससी को दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वेयर देयर इज अ डिसीजन टू इंक्रीज द डीए इन मार्च 2012 with retrospective effect from
1st April 2009 and the increased DA is received in April 2012. The increase is taxable. तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो इनकम टैक्स, ये क्वेश्चन रिलेटेड है सैलरी हेड से रिलेटेड है। जो इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें जो सैलरी एरियर्स आते हैं, जैसे इसमें एरियर के बारे में बात की हुई ना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो इनकम को उसमें डीए को इंक्रीज़ किया है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से, अगर अभी चल रहा है 2026 और मान लेते हैं कि किसी एसएससी का उसने 2022 से जो उसका डीए था उस डीए में इंक्रीमेंट कर दिया 10% का 2022 से और 2026 तक, और वो 26 में रिसीव हुआ जाके, तो वो टैक्सेबल कब होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो टैक्सेबल जो भी एरियर है आता है तो टैक्सेबल रिसिप्ट वाली ईयर में होगा, जिस साल उसको वो मिला है। तो 2026 में अगर उसका एरियर उसको रिसीव हुआ है तो 2026 में ही टैक्सेबल होगा, पहले के साल में नहीं होगा। जिस साल में पैसा आया है उस साल में वो टैक्सेबल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन द प्रीवियस ईयर 2012 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर इज चार्ज टू। जो इनकम आती है लेटिंग मतलब किराए पे देने से, तो मशीनरी या प्लांट या फर्नीचर को जब किराए पे दिया है और उससे कोई भी इनकम रिसीव होती है तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो मशीन अगर रेगुलर रेंट उसका रेगुलर बेसिस पे अगर हम उसको रेंट पे देते हैं तो ये टैक्सेबल होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में। जो हेड है इनकम टैक्स का बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके हेड में टैक्सेबल होगी अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे रेंट पे दे रहे हैं। और अगर कभी कभी इनको रेंट पे दिया है तो ये टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ नॉट चार्जेबल अंडर हैड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज नहीं हो रही तो वो अदर सोर्सेज में चार्जेबल होगी। और बिजनेस एंड प्रोफेशन में कब चार्ज होगा, जब रेगुलर बेसिस पे ये जो फर्नीचर मशीनरी और जो प्लांट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप रेंट पे देते हो तो यहाँ पे चार्ज होगा, अदरवाइज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन मनी। एक्सप्लेन कौन बेस्ट कर रहा है इनमें से, जो इतनी स्टेटमेंट है इनमें से कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है मनी को। तो जो मनी है, मनी का सबसे बेसिक जो फंक्शन होता है वो होता है वैल्यू को मेज़र करना, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को मेज़र करना मनी का सबसे बेसिक फंक्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, इट इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कन्वर्टेबिलिटी टू द इंडियन रुपीज इम्प्लाइज दैट। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है जो इंडियन रुपीज़ है उसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी है उसमें एक्सचेंज करना, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करने को बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी। तो जो मेनली कन्वर्टेबिलिटी इंडियन रुपीज़ का कब होता है, मेनली होता है जब गुड्स और सर्विसेज हैं, ऑप्शन बी आएगा, जब गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करते हैं तो उस केस में जो इंडियन रुपीज़ हैं उनको मेनली कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिलेट्स टू। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले समझते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जो पहला वो होता है एफडीआई और दूसरा होता है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो किसी भी कंपनी का टेक ओवर कर लेती है, उस कंपनी का पूरा जो मैनेजमेंट है वो अपने पास ले लेती है, उसको बोलते हैं
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो कोई भी पर्सन या फॉरेन कंपनी के हम शेयर्स खरीदते हैं, कोई कंपनी या कोई पर्सन जो फॉरेन कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लेगा या डिबेंचर्स ले लेगा, शेयर्स या डिबेंचर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, जो दूसरी कंपनी है उसका मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते, केवल उसके शेयर्स और जो बॉन्ड्स है उनको ही खरीदते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है यही पूछा है। तो पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलेटेड है परचेज ऑफ शेयर्स इन फॉरेन कंपनी, परचेज ऑफ शेयर्स इन फॉरेन कंपनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।